कोलकाता हाईकोर्ट ने तृणमूल लीडर के कत्ल केस मामले में सीबीआई जांच का हुक्म दे दिया है। अदालत ने कहा कि कत्ल के बाद इलाके में जो तशद्दुद फूटा पड़ा था उसके बाद इसकी सीबीआई जांच का हुक्म दिया है। इसमें 8 अफराद की जाने गई थी। दोनों मामले एक दूसरे से जुड़े हैं। अदालत ने सीबीआई को आइंदा समात में तृणमूल लीडर और उसके बाद तशद्दुद के मामले में पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। एजेंसी तशद्दुद के मामले में पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत को सौंप चुकी है। आज ये जो घटना घटा था, जो दुखद इंसिडेंट जो हुआ था, जो पश्चिम बंगाल में जो बोकपुई विलेज में जो इंसिडेंट हुआ था, तो उसके बाद हम लोगों ने पीआईएल फाइल किया था। हमारा जो पीआईएल था प्रीति और वर्सेस स्टेट वेस्ट बंगाल, उसमें एक स्पेसिफिक प्रेयर था। उसमें हम लोग ये कहा था कि जो भादु शेख का जो हत्या का जो इंसिडेंट है और उसके बाद जो मैसेकर हुआ, वो दोनों जो घटना है वो कोई अलग इंसिडेंट नहीं है। दोनों एक ही एक से शुरुआत है, उसके बाद जो हुआ है उसका रिटेलिएशन है। तो दोनों इंसिडेंट को एक ही साथ सीबीआई के पास सौंप दिया जाए इन्वेस्टिगेशन के लिए। उसके बाद कोर्ट ने जब अपना फैसला सुनाया, मैसेकर के इंसिडेंट में सीबीआई को ट्रांसफर किया, उसमें कोर्ट कंसीडर किया था कि जो भादु शेख का जो मर्डर है उसको ऑर्डर में कंसीडर किया था, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन को लेके एक एम्बिग्विटी था उसमें कि कौन इन्वेस्टिगेट करेगा। असल में देखा गया कि स्टेट पुलिस वॉज इन्वेस्टिगेटिंग दिस सेम, बट हम ये कोर्ट के सामने आके हम पेश किए कि जो इंसिडेंट है दो अलग इंसिडेंट है नहीं, और दोनों इंसिडेंट अगर एक ही साथ सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे तो एजेंसी के लिए भी सही रहेगा और पब्लिक के सामने जो असल जो घटना घटा है, वॉट एवर द ट्रूथ इज, दैट शुड इमर्ज। सो टेकिंग ऑल दिस फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस इनटू कंसिडरेशन, वी हैड प्रेड फॉर entirely of both the incidents to be investigated by the CBI. So after a prolonged hearing, we are happy. Whatever demand we had made before the court has agreed to the same in an affirmative manner, and court had transferred both the investigation, including that of Bhadu Sheikh, to the CBI. And we hope that truth will definitely emerge. अलीगढ़ के ऊपर कोट में वाक़ जामा मस्जिद की अपनी तारीख है। इसको 17 गुंबद वाली मस्जिद भी कहते हैं। इसमें एक साथ 5000 से ज़्यादा लोग या अफराद नमाज पढ़ सकते हैं। इसकी तामीर मुग़ल दौर में हुई। इसकी तामीर में 4 साल का वक्त लगा और ये 1728 में मुकम्मल हुई। मस्जिद में ख़वातीन के लिए नमाज का अलग इंतज़ाम किया गया। बताया जाता है कि मस्जिद हिंदुस्तान की वाहिद मस्जिद है जहाँ शहीदों की कब्र भी मौजूद है। इस मस्जिद की तामीर में सोने का भी काफ़ी इस्तेमाल किया गया। कर्नाटक में हलाल कट हिजाब के बाद अब एक नया तनाज़ा शुरू हुआ है और यह है फ्रूट को लेकर। कर्नाटक की कुछ शिद्दत पसंद तंजीमों ने, हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमों ने वहाँ के लोगों से ये कहा है कि मुस्लिम दुकानों से, फ्रूट की दुकानों से फ्रूट ना खरीदा जाए, मुसलमान फल फरोशों से ख़रीदारी ना करने, ताकि फलों के कारोबार पर मुसलमानों की मुबैना इजारादारी को ख़त्म किया जा सके। हिंदू जागृति समिति के कोऑर्डिनेटर चंद्र मोगरे ने ट्विटर पर एक बयान में हिंदुओं से अपील की है कि वो सिर्फ हिंदू दुकानदारों से ही फल खरीदें। एक दीगर शिद्दत पसंद हिंदू रहनुमा पारस नाथ ने भी मुस्लिम फल फरोश का बाइकआउट करने की अपील की। हिंदू शिद्दत पसंद तंजीम रामसेना ने भी हिंदुओं से कहा है कि मुस्लिम फल वालों का बाइकआउट करने की अपील की है। जेडीएस लीडर एचडी कुमारस्वामी ने बाइकआउट की अपील को मुल्क से गद्दारी करार दिया, जबकि एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम फल फरोशों के बाइकआउट की अपील की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए मुस्लिम फल फरोशों का बाइकआउट करने की अपील को मुसलमानों को अछूत बनाने की कोशिश से ताबीर किया। People's mood about this price rise in Karnataka, BJP government systematically by using their organizations, that is Vishwa Hindu Parishad, RSS, everything, to divert the mind of the people, unnecessary thing to spoil the harmony, peaceful harmony of the state. They are actually one side, they are encouraging that thing. This government must go according to my opinion, because if this thing is going on for future 2-3 months or 6 months, we will see what Sri Lanka people they are facing now. That will going to repeat in India. Before that, people has to aware all those things and raise their voice against this kind of government. माह मुक़द्दस रमज़ान का आज पहला जुमा है। मुल्क की छोटी बड़ी तमाम मसाजिद में बड़ी तादाद में मुसल्लियान जमा हुए हैं और नमाज जुमा अदा कर रहे हैं। इस वक्त खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। धूप क्योंकि बहुत तेज़ है, शिद्दत की गर्मी है, तो जिसकी वजह से मस्जिद इंतज़ामिया की जानिब से शामियाने का भी अहतमाम किया गया है। यूं भी जुमे की बड़ी फजीलत है, इसलिए जुमे का खास एहतमाम किया जाता है। अहले ईमान मुकर्रर वक्त से पहले मसाजिद का रुख करते हैं। रमज़ान में मुसल्लियों की तादाद को देखते हुए
मसाजिद इंतजामिया कमेटी की जानिब से कई तरह के इंतजाम किए गए। ख्याल है कि गुज़िश्ता 2 वर्षों से कोरोना ज़वाबित के सबब मसाजिद में बड़ी इज्तिमात का नज़्म नहीं किया जा रहा था। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां सामान नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त जुड़े। तारिक, माह मुक़द्दस रमज़ान का आज पहला जुबा है, किस तरह का मंजर आप देख पा रहे हैं मसाजिद में? हाँ देखिए आदम, जैसा कि आपने बताया कि गुज़िश्ता 2 साल जो रहे वो जाहिर है कहीं न कहीं लोग मजबूर रहे, महरूम रहे उन तमाम इबादत से जो मखसूस तौर पर रमज़ान के मुबारक मुक़द्दस महीने में अदा की जाती है। और जब जुमे की बात आती है तो जाहिर है कि हज़ारों लोग घरों से निकलते हैं। बड़ी अहमियत है, जो एक जुमे की बड़ी अहमियत है और फिर अगर रमज़ान का जुमा हो, पहला जुमा हो, और पहले जुमे से अलविदा तक जाहिर है कि जो जुमे पढ़ते हैं उसमें बड़ी अजीब मंजर रहता है, जोशो खरोश रहता है। और कोरोना के बाद से हम ये देखते हैं कि लोगों में ऐसा जोश देखा जा रहा है कि जैसे वो तरते हुए हों और खुदा से अपने दौड़ लगा रहे हों, उससे रुजू कर रहे हों। तो देखिए जो बड़ी मसाजिद है, बड़ी मसाजिद के अतराफ बाकायदा तौर पर पुलिस का पहरा भी है, निगरानी के लिए लोग भी हैं पुलिस के, और खुद जो मसाजिद की इंतजामिया कमेटी है उन्होंने बड़े माकूल बंदोबस्त किए हैं। खासतौर से जो बड़े मैदानों में जहाँ पर सहन है वहाँ पर शामियानों कर दी गए हैं और मसाजिद में बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। चाहे वो टीले वाली मस्जिद हो या ऐशबाग का मामला हो, ऐशबाग वाली मस्जिद की बात हो या दूसरी अनवारुल मसाजिद की बात हो, तो देखिए कई मसाजिद ऐसी हैं जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग पहुँचते हैं। और आज भी ये मंजर देखने को मिला कि बाकायदा बड़े खुशी और खुशी के साथ लोग पहुँचे हैं और अपने पहले जुमे की नमाज अदा करने के लिए निकले। बिल्कुल, 2 साल हो गए, 2 साल से मुसलमान जो है नमाज रमज़ान के महीने में मस्जिदों में अदा नहीं कर सके रहे थे। इस बार लोगों को ये मौका मिला है, कोरोना का दौर ख़त्म हुआ है, तो लोगों का किस तरह का रिएक्शन, किस तरह का रद्द-अमल देखने को मिल रहा है? हाँ देखिए, बहुत अहम सवाल है आपका आज़म, और ये जो मतलब रद्द अमल है ये चांद देखने के फौरन बाद से ही समझ में आ गया था। जिस अंदाज से तरावी की नमाज शुरू हुई चांद रात पर, तो लोग बड़ी तादाद में तरावी अदा करने के लिए पहुंचे। देखिए उसी वक्त से हम ये देखते हैं कि इस मरतबा जो जोश खरोश बहुत ज्यादा है और लोगों को कहीं ना कहीं ये एहसास है कि खुदा ने उनको ये बड़ा मुबारक और मुक़द्दस मौका दिया है। इसमें वो अपना आप को सुधार भी लें, इबादत का सिलसिला भी जारी रखें, कोरोना के खात्मे के लिए भी दुआएं अभी तक जारी की गई हैं, इत्तफाक़ और इत्तेहाद की दुआएं भी की जा रही हैं और लोग चाहते हैं कि मुल्क में अमन और सुकून रहे, लोग खुशहाल रहें, उसकी दुआएं भी की जा रही हैं और वबा से निजात की दुआएं भी मुसलसल की जा रही हैं। तो देखिए ये एक ऐसा मौका है कि जहाँ कहीं ना कहीं इस्लाह के बाद में लोग कोशिशें कर रहे हैं खुद को बेहतर बनाने के लिए, खुदा की खुशनुदी के लिए और रमजान के फैज़ उठाने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल, इबादत गाहें तो 2 साल से बंद ही थी तारिक, अब इस बार रमज़ान में मार्केट भी खुल गए हैं, तो लखनऊ शहर का माहौल किस तरह है, मंजर किस तरह है, क्या लोग खरीदारी के लिए निकल पा रहे हैं, क्योंकि गर्मी भी शिद्दत की है इस वक्त? देखिए गर्मी बहुत है, उसके असरात दोपहर में बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। तहम इतना जरूर है कि अफ्तार से 2 घंटे कबल, यानी कि कह सकते हैं आपसे असर और मगरिब के दरमियान जो रौनक रहती है वो काबिल दीद होती है, क्योंकि असर के बाद लोग निकलते हैं और मगरिब तक, फिर मगरिब से पहले खरीदारी करके अफ्तार की तमाम अशिया खरीदने के बाद घरों को वापस जाके अफ्तार करते हैं। तो देखिए रौनक का सिलसिला तो बाकायदा शुरू हो चुका है। ताहम जैसे जैसे पहला अशरा गुजरने के बाद दूसरे अशरे में दाखिल होंगे और आखिरी अशरे तक पहुंचेंगे तो ये रौनक अपने बामे में पर होंगी और लोग पूरी तरह से नजर आने लगेगा कि लखनऊ ने पूरा रमजान का लबादा ओढ़ लिया है और लोग अब सिर्फ इबादत और रमजान में मशगूल हो गए हैं। हालांकि रौनक शुरू हो गई है, ताहम अभी दूसरे अशरे और तीसरे अशरे का इंतजार बाकी है। चलिए तारिक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। सीबीआई को दिल्ली की एक अदालत से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने इंसानी हकूक़ के कारकुन और एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया बोर्ड के साबिक सरबराह आकार पटेल के खिलाफ सीबीआई की तरफ से जारी करदा LOC यानी लुक आउट सर्कुलर को वापस लेने का हुक्म दिया है। साथ ही अदालत ने एजेंसी को आकार पटेल से माफ़ी मांगने का भी हुक्म दिया है। इसके साथ ही अदालत ने आकार पटेल को अमेरिका जाने की भी इजाज़त दे दी है। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पवन कुमार ने पटेल को राहत देते हुए सीबीआई से कहा कि वो 30 अप्रैल तक इस मामले में रिपोर्ट दाखिल करें। वादे है कि सीबीआई ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के मुबैना खिलाफ वर्जी के मामले में पटेल के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया था। मुल्क भर में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसको लेकर एहतजाज का सिलसिला कई जगहों पर जारी है। दिल्ली में टैक्सी और ऑटो यूनियन ने बड़ी हड़ताल की है। जंतर मंतर पर उनका एहतजाज भी लगातार जारी। इनका कहना है कि पेट्रोल और डीजल और सीएनजी की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन इनके मीटर जो के त्यों हैं, इनके मीटर में कोई इजाफा नहीं हो रहा है।
जहां देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ती गर्मी लोगों की परेशानी का सबब बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर पेट्रोल डीजल के साथ साथ अब सीएनजी के बढ़ते दाम भी लोगों के लिए परेशानी बन रहे हैं। इस वक्त हम कनॉट प्लेस में खड़े हुए हैं और आप देख रहे होंगे कि मैं एक ऑटो में बैठी हुई हूं, क्योंकि ऑटो सीएनजी से चलता है और सीएनजी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सवारियां भी कम मिल रही हैं। तो हम कुछ लोगों से ही बात करेंगे जो कि ये ऑटो चलाते हैं, उन लोगों का क्या कहना है। ये बताइए कि एक तो गर्मी इतनी बढ़ती जा रही है, ऊपर से सीएनजी के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो बढ़ते सीएनजी के दाम का आपके बिजनेस पर, क्योंकि आप ऑटो चलाते हैं, क्या असर पड़ रहा है? बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है मैडम। जो पहले के किराया था और सवारी वही देना चाहता है, 10 रुपया कम देना चाहता है कि लोगों के पास पैसे नहीं है। ठीक है, इतनी बेरोजगारी हो गया कि आपको ड्यूटी भी जाते हैं, आपको तनख्वाह मिलता है, उस लिमिट से आप घर भी चलाते हैं, किराया भी देना है, बस के हो, मेट्रो का हो, ऑटो का हो, टैक्सी का हो, किराया तो देना ही देना है। तो लगता है कि बढ़ते जो सीएनजी के दाम है उस पे सरकार को कुछ करना चाहिए, रोक लगाना चाहिए कि इतनी सीएनजी अगर किराया बढ़ेगा तो आप देखिए कि साग सब्जी कहाँ रेट बढ़ गया है। एक नींबू है ना 350, 1 किलो नींबू के 350 बिल्कुल है। ठीक है, जो आप गर्मी में आपने नींबू को रस गाड़ के नमक डाल के आपने पानी पीते हैं, उसकी इतनी कीमत हो गई। तो इनका कहना है कि लगातार सीएनजी के दाम के साथ साथ जो दूसरी चीजें हैं वो भी महंगी होती जा रही हैं, तो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। कैसे बजट मैनेज करते हैं, क्योंकि कितनी देर से खड़े वैसे आप यहाँ पर? यहाँ हो गए 1 घंटे करीब हो गए। सवारी मिली? सवारी मिली नहीं। जो मिलते हैं जहाँ जो पहले देता था 50 सब करा भाई 30 ले लो, हमारे तो पास तो पैसे ही नहीं है, कहाँ से दूंगा पैसे। तो हम लोग को तो सीएनजी अब हमारे लोग को पहले 44 रुपए था, अब 70 रुपए हो गया, कहाँ से हम सीएनजी भरवाए। इसलिए हम सभी सवारी के पैसे पूरे देंगे जब भी तो चलेंगे, मीटर के भी पैसे नहीं दे रहे तो कहाँ चलेंगे। तो सवारी भी नहीं मिलती और धूप भी इतनी ज्यादा हो रही है। गर्मी में 1 घंटे से बैठे हो, कोई पूछ ही नहीं रहा है। सवारी आएंगे जब भी तो ले जाएंगे। सवारी का लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। जब महंगाई बढ़ेगी तो हर एक के जेब पे भारी पड़ता है, सबका जेब ढीला करना पड़ता है, तो लोग कहाँ से यूज करेगा। लोग सोचता है अगर 2 किलोमीटर है, पहले 50 रुपए दे के चला जाता था, पैदल ही चला जाता है। महंगाई तो बहुत चरम पे पहुंचा हुआ है। श्रीलंका से ज्यादा बुरा हाल है इस टाइम इंडिया का। श्रीलंका तो छोटा द्वीप है तो चलो वहाँ कुछ नहीं था तो हो गया, लेकिन इंडिया का महंगाई तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा महंगा होता जा रहा है। और एक तो गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है, तो क्या कारण है, क्यों नहीं मिल रही सवारियां? सीएनजी भी महंगी हो गई, यही कारण तो उसकी वजह से किराया बढ़ा। लोगों के पास पैसा खत्म हो गया, सबसे बड़ी बात यह है, लोगों के पास पैसा नहीं, महंगाई इतनी हो रही है। और जब कार्टेज बढ़ जाएगी तो चीजों की महंगाई भी बढ़ जाएगी, चीजों पे भी चीजें भी महंगी हो जाएंगी। हर आदमी अपना गुजारा सोच समझ के कर रहा है, इसलिए सवारी नहीं आ रही है। हर आदमी के पास पैसा नहीं है, पैसा कुछ लोगों के पास है, सबके पास तो पैसा नहीं है। मना कर दो, कहते आप रिक्शे वाले पैसे ले, 10 रुपए में जाते ही रिक्शा लेकर, तो हम भी तुम भी 10 रुपए में लेकर चलो। अब हमारे 10 रुपए में कौन सा गुजारा है, इसमें 25 रुपए मीटर ही डाउनिंग है। गैस हमारे 70 रुपए, हम कहाँ से हम 10 रुपए में ले जाएंगे। आप बताएं। क्या बताएं, सही बोले उन्होंने, जो भी बोला वो सत्य है कि सीएनजी जो 43 रुपीज था डायरेक्ट वो 70 रुपीज हो गया। और हम सवारियों से अगर पैसे की मांग करते हैं तो कहते भैया इतनी क्यों मांग रहे हैं आपने। हम कहते जी सीएनजी महंगे हो गए, फिर भी उनको लगता है कि भाई आप सीएनजी महंगा हुआ, आप गवर्नमेंट से मांगो, गवर्नमेंट से बोलो, हमसे आप क्यों मांग रहे हो। तो ये सब सारी बातें होती है। बट क्या है कि देखिए सबके पास तो उतना पैसा है नहीं जो हम बोले और बैठ गए चल दिए। अंकल एक चीज बताइए कि रेट बढ़ रहे हैं जिस तरीके से, अभी दुगने के करीब हो गए सीएनजी के दाम हम देखें, तो ऐसे में बजट जो आप लोग अपने घर का चलाते थे वो भी गड़बड़ा गया, वो कैसे मैनेज होता है? गया मैडम, इसलिए कि घर चलाना मुश्किल है। हम तो दिन भर धूपा में रहते हैं, घर के मालकिनी कौन होता है? हमारी बीवी होगी, नहीं तो बच्चे होंगे, हमारे लड़की होंगे, कोई भी तो होगा। वो घर चलाती है, किस तरह से चलाती है, उसकी घर की स्थिति वो जानती है। हम तो बाहर में रहते हैं, परदेश में, हम आपको सेवा में खड़े रहते हैं। हम कमाएंगे आप ही से ना। जब पैसे जेब में आएगा तब ये तो खर्च करेंगे, जब जेब में पैसे नहीं आएगा तो खर्च कहाँ से करेंगे। तो यहाँ पर जो तमाम लोग हैं उनका कहना है कि जिस तरीके से लगातार सीएनजी के बढ़ते दाम ने उनके घर के बजट को गड़बड़ा दिया है, और ऊपर से जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, ऐसे में घंटों सवारी का इंतजार करना पड़ता है, और उसके बाद भी जिस तरीके की कमाई की उम्मीद वो लेकर अपने घर से रोज निकलते हैं, वो उम्मीद कहीं ना कहीं अधूरी ही नजर आ रही है। कैमरा पर्सन सत्या के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के दरमियान अब आम आदमी इस चिलचिलाती गर्मी में नींबू पानी भी नहीं पी सकता। जी हाँ, बिल्कुल, कई रियासतों में, कई शहरों में नींबू 300 से ज़्यादा पर किलो फरोख्त हो रहा है, जिसको लेकर आम इंसान परेशान है, क्योंकि नींबू की कीमत लगातार बढ़ रही है और इस वक्त ये 300 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से बिक रहा है।
आम दिनों के मुकाबले 4 गुना कीमत अदा करके लोग नींबू खरीदने को मजबूर हैं। 500 रुपये से 1000 रुपये 100 तक के बिक रहा है। क्वालिटी पर डिपेंड करता है किस टाइप का नींबू है। छोटा वाला नींबू 500 रुपये, बड़ा फुल साइज 1000 रुपये 100, और 200 रुपये केजी चल रहा है भैया। और 2022 नींबू के लिए याद रखने वाला, आज तक इतना महंगा नहीं हुआ। ये 2 हफ्ते हो गए हैं, बढ़ती पर ही है अभी, क्योंकि सब आंध्रा से लेमन आ रहा है, तो पूरे इंडिया में पूरा डिमांड है, तो हर जगह अपने से ज़्यादा पैसे देकर खरीद ले रहे हैं, तो इस कारण। और अभी अपनी इधर फूल पर है नींबू, छोटे छोटे हैं, रस आने का, इसलिए अभी कुछ दिनों में जैसे अपने इधर का लोकल चालू हो जाएगा, नागपुर का आजू बाजू का, तो फिर सस्ता हो जाएगा। भैया देखिए, मेरा है रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट में बिना नींबू के तो काम होता ही नहीं है। हमको हर चीज़ में लगता है, पब्लिक को भी खिलाना है, अपने खुद के लिए भी चाहिए, सब में चाहिए। और इतना महंगा है कि ये अभी लेना इज़ अ लग्जरी, सोना खरीदने के बराबर हो गया है। मेरे ख्याल से 500 या 600 रुपये का 100 है होलसेल रेट, तो आप हिसाब लगा लीजिए कि रिटेल में क्या भाव बिक रहा होगा। इसका कारण ये है क्योंकि किसी प्रांत में, एक ही प्रांत में मतलब फसल है इसकी, कर्नाटक में, और आंध्रा से जो आता है माल वो एकदम कम है, फसल नहीं है। और लोकल जो महाराष्ट्र का माल है वो भी उसकी फसल नहीं है। इसकी वजह से इसके एक ही प्रांत में माल होने से रेट बढ़े हुए हैं क्या। और उसके अलावा क्या, रमज़ान भी आ गए, रामनवमी भी आ गई क्या, और शरबत वाले भी चालू हो गए सब। गर्मी में सबको नींबू लगते हैं और माल फसल कम है, तो इसलिए रेट बढ़े हुए हैं। मतलब इस गर्मी में नींबू का रेट बढ़ रहा है, आगे से महंगा आ रहा है भाई, तो महंगा यहाँ बेच रहे हैं। नींबू 180 रुपये किलो बिक रहा है भाई। बढ़ के आ रहा है, जब पीछे से फसल कम है तो भाव तो बढ़ना ही बढ़ना है। जैसी फसल आएगी वैसा सौदा बिकेगा। खरीदारी समय कम ही चल रही है, महंगा है वजह से लोग लेके ही नहीं जा रहे, भाव पूछ रहे, भाग रहे हैं, क्योंकि महंगा हद से ज़्यादा हो रहा है इस समय। हद से ज़्यादा महंगाई हो रही, पब्लिक इतना महंगा सौदा नहीं खा पा रही है। 200-250 रुपये किलो हद से ज़्यादा महंगा है। पब्लिक को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही लेने में, और उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें हो रही खरीद के लाने में। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना इलाके में हिंडन नदी के किनारे पुलिस मुठभेड़ का एक मामला पेश आया है। पुलिस चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ में शरपसंदों ने पुलिस पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश जख्मी हुआ, जबकि दूसरा बदमाश भागने में कामयाब रहा। लगातार पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो रही है। इस समय हम गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद में मौजूद है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। हम जानने के लिए पूछते हैं एएसपी अभिजीत आर शंकर से, सर किस तरह घटनाक्रम हुआ है और बदमाशों के बीच किस तरह मुठभेड़ हुई है आज? गाजियाबाद पुलिस के दौरान आयोजित करने वाले चेकिंग के दौरान हम लोग हिंदन पुल चौकी के आगे चेकिंग कर रहा था। साहिबाबाद पुलिस और वर्दी में और सादा कपड़ों में हमारा एसओजी टीम भी, SPCT2 का एसओजी टीम भी लगा रहा। तो दूर से दिखाई दिया कि 2 आदमी बाइक सवार आ रहा था, संदिग्ध लग रहा था, तो इशारा किया रुकने के लिए। इशारा नहीं माना, नहीं रुका, इनफैक्ट उन्होंने फायर किया हमारे टीम के ऊपर, और फायर करने के बाद उधर से इंदिरापुरम के इसी रास्ते से भागने के लिए कोशिश किया। पीछे पीछे हमारा गाड़ी आ रहा था। इधर आकर क्या हो गया, उन्होंने इस कट से टक से यू टर्न मारने के लिए कोशिश किया। जब वो रेत में फिसलकर वो गिर गया, गिरने के बाद उठा और आफ्ताब सन ऑफ ईसाई, एक छात्र अपराधी है, 23 मुकदमे उनके ऊपर, उन्होंने फिर से गोली चलाया, जिसके जवाब में, अपने बचाव में, जवाबी फायरिंग में हमारा पुलिस ने उनको शूट किया है। एक आदमी और था, वो भाग गया है, और एक तमंचा 315 बोर। क्या चेकिंग अभियान चल रहा है उसके लिए, पकड़ने के लिए जो बदमाश फरार हुआ है? और आज दिन में भी एक सुनार की दुकान में लूट की कोशिश की गई थी, तो लगातार पुलिस कार्रवाई भी कर रही है और चेकिंग कर रही है, तो उसी को लेकर जो बदमाश फरार हुआ है, तो क्या कार्रवाई की जा रही है? उसी समय हम सबको सच से बुलाया गया था, सच को अवगत किया था। मैं भी आया, SHO इंदिरापुरम एक्चुअली उनका एरिया में गया है, उस डायरेक्शन इंदिरापुरम का है, तो SHO इंदिरापुरम उनका तलाशी में अपना गाड़ी लेकर और हमारा लेकर उसके पीछे पीछे किया है, और बाकी हमारा चौकी इंचार्ज भी उसमें लगाया है। तो एक बार तस्वीरों में आपको दिखाते हैं, यह वह बाइक है जिस पर बदमाश लूट के इरादे से कहीं ना कहीं आ रहे थे, और पुलिस ने चेकिंग की, और चेकिंग के दौरान बदमाशों ने फायरिंग की कोशिश की, और पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें वह बदमाश घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में पहुंचा दिया गया है, और एक शातिर अपराधी फरार हो गया। तो लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, चेकिंग कर रही है। दिन में भी आज एक सुनार की दुकान में लूट की कोशिश की गई, और सुनार के जो पुत्र है उसके गोली मार दी गई, और वह घायल है, और घायल अवस्था में वह अस्पताल में भर्ती है। तो लगातार पुलिस जाल बिछा रही है कि शातिर अपराधियों को पकड़ा जाए और लूट की घटनाओं पर रोकथाम लगाई जाए। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद।
श्रीलंका के साथ गोटाबाया में सियासी समझ नहीं है, उनकी कुछ पॉलिसियां ऐसी हैं जो मुल्क के इक़्तिसादी बहरान के लिए जिम्मेदार है। ये कहना है साबिक़ वज़ीर पातली का, जो न्यूज़ 18 से खुसूसी बातचीत कर रहे थे। तो मेरे साथ मौजूद हैं पातली चंपिका, जो राजपक्षे सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं। सर, वेलकम टू नेटवर्क 18। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू सर, श्रीलंका इज फेसिंग द वर्स्ट क्राइसिस एवर। हाउ यू आर सीइंग दिस प्रेजेंट सिनेरियो? Actually, we were having kind of a financial problem, especially the debt repayment problem, and it leads to kind of an economic crisis. And now this economic crisis is leading towards kind of a political crisis and the social explosion. What do you think? What are the reasons responsible for this crisis? Basically, because we got a lot of non-concessional loans after 2005 to 2015 period, by way of raising international sovereign bonds and Sri Lanka development bonds, all are dollars and euro bonds, right? They are actually short-term loans with high interest, and we invested these loans to develop expressway network, the highway network, ports, airports, and other fancy things as well. But unfortunately, without complying or adhering to the proper feasibility or the financial study, so no revenue at all. That's why we are facing this thing. People are. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।